जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे उसके पहले 1936 में डॉक्टर मोटवानी नाम के आरएसएस के बहुत बड़े समाजवादी लीडर ने कहा कि हमें किसी नए संविधान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मनु का पहले से कायदा है। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और लागू हो गया तो 1951 में भी डॉक्टर गिरे करके हैं, जो अपने आप को शास्त्री भी कहते हैं, उनकी पंढरपुर में सभा हुई और उन्होंने बाबा साहब के हयात में संविधान लागू होने के बाद कहा कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये संविधान एक शूद्र ने बनाया है। उसे कहीं न कहीं छिन्न विच्छिन्न करने की शक्तियाँ जो संविधान से पहले कार्यरत थी, वे अब सत्ता में आने के बाद में ज़्यादा कार्यरत हो गई है। और धार्मिक पहचान के आधार पर अल्पसंख्यकों को या जो आरएसएस के हिंदुत्व को नहीं मानता, ऐसे आरएसएस विरोधी मतलब संविधान को प्रेम करने वाले लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करना, एक आदिवासी महिला का मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाना, एक सीआरपीएफ का जवान रेल में अपने सीनियर ऑफिसर को मारता है और बाद में चुन कर 3 मुस्लिमों को मारता है पहचान करके, और बाद में कहता है, वो नारा देता है कि इस देश में रहना होगा तो योगी मोदी को वोट देना होगा। ज़मीन पर बदसूरती बिखेर कर चांद के गुणगान करने में क्या वजह है? कोई फ़ायदा नहीं है। चांद पर जाना एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। वहाँ आदमी नहीं बसते, वहाँ ममताएं नहीं बसती, वहाँ प्यार नहीं बसता, वो बसता है भारत के ज़मीन पर। यहाँ पे तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो और चांद पर जाने की अगर तारीफ कर रहे हो तो मैं हूँ पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के अंदर में आप देख रहे हैं किस प्रकार का जो माहौल चल रहा है। मणिपुर के अंदर की घटना, हरियाणा के अंदर में नूह की होने वाली घटना, तमाम देश के अंदर में दलित, आदिवासी और पिछड़ों और ख़ासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। पूरे देश के अंदर में एक विरोधाभास वाला माहौल है। गोंदिया महाराष्ट्र के अंदर में हूँ, यहाँ पर एक संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। तमाम तबके के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिनके माध्यम से इस पूरे रैली का नेतृत्व किया जा रहा है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या बड़ी वजह है सर इस प्रकार की रैली की, इस प्रकार के संकल्प रैली की। जी, मैं प्राध्यापक जावेद पाशा भारतीय मुस्लिम परिषद का अध्यक्ष हूँ। संविधान ने जिस भारत की कल्पना और जिस भारत का गठन किया है, 2023 के आते आते वो भारत कहीं ना कहीं संकट में नज़र आ रहा है। अभी हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, जिसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसके रोज़गार, उसका स्वतंत्र ऐसा विकास, ये सारे वादे जो प्रस्तावना में और बाद में उसे कायम करने के लिए जो संविधान स्थापित हुआ, उसे कहीं न कहीं छिन्न विच्छिन्न करने की शक्तियाँ जो संविधान से पहले कार्यरत थी, वे अब सत्ता में आने के बाद में ज़्यादा कार्यरत हो गई है। आप मणिपुर से लेकर नूह तक आओगे, हरियाणा तक, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में भी जो घटनाएं हो रही है, वे घटनाएं दिखा रही है कि भारतीयता को नष्ट करने के लिए नस्ली पहचान और धार्मिक पहचान को दृढ़ बनाया जा रहा है। और धार्मिक पहचान के आधार पर अल्पसंख्यकों को या जो आरएसएस के हिंदुत्व को नहीं मानता, ऐसे आरएसएस विरोधी मतलब संविधान को प्रेम करने वाले लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। इसका जिंदा मिसाल है एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करना, एक आदिवासी महिला का मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाना, एक सीआरपीएफ का जवान रेल में अपने सीनियर ऑफिसर को मारता है और बाद में चुन कर 3 मुस्लिमों को मारता है पहचान करके, और बाद में कहता है, वो नारा देता है कि इस देश में रहना होगा तो योगी मोदी को वोट देना होगा। ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, ये भारत की पहचान नहीं है। भारत की जो पहचान है वो हम सब भारतीय, हम सब लोग करके हैं, वो हमें ख़तरे में नज़र आ रही है। तो बचाएगा कौन? छिन्न विच्छिन्न करना जो चाहते हैं वो सत्ता में है, तो बचाती है फिर भारत के हम लोग की ताकत, हम नागरिकों की ताकत। तो यहाँ पे आदिवासी, मुस्लिम, 18 पगड़ जातियों का लोग, अनुसूचित जाति जमाती का लोग, सारे लोग यहाँ इकट्ठे आकर अपना देश और अपने संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर में खासतौर पर मुसलमानों के ऊपर में टारगेट कर उनको जिस तरीके से तकलीफ दिया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या आखिर इनकी मंशा है देश के अंदर में? क्यों इस प्रकार की चीज़ें, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? असल में आरएसएस या हम जिन्हें मनुवादी ताकतें कहते हैं, जिन्हें ब्राह्मणवादी ताकतें कहते हैं, उनको ख़तरा जागरूक हो रहा बहुजन समाज है, जागरूक हो रही दलित शक्तियाँ हैं, जागरूक हो रहा आदिवासी है। इन तीनों समाज पे वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते,
तो ऐसी शक्तियों को हिंदुत्ववाद का चोला ओढ़ लेने के बाद आसान शिकार मुसलमान मिलता है, क्योंकि मुसलमानों की धर्म संस्कृति, उसकी पहचान पूरे देश में आप आराम से देख सकते हो। तो उन्होंने एक ऐसा टारगेट मुसलमान समाज को चुना है जो पुलिस में नहीं, जो प्रशासन में नहीं, जो आर्थिक क्षेत्र में नहीं, जो सामाजिक क्षेत्र में भी नहीं, जो साहित्यिक क्षेत्र में नहीं, जो मीडिया और चैनल्स में नहीं। तो ऐसे सॉफ्ट यानी बहुत ही सॉफ्ट शत्रु को उन्होंने चुना है और वो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के दिमाग में, हिंदू भाई के दिमाग में ये डालते रहते हैं कि आपके देश को, आपके संस्कृति को मुसलमान ख़तरा है। बल्कि असल में ना मुसलमान ख़तरा है, ना आदिवासी दलित ख़तरा है। आरएसएस के थ्योरी को ख़तरा वो तमाम तबका है जो अपने अधिकारों को मांग रहा है, अपने हिस्सेदारी को मांग रहा है। वो ये देना नहीं चाहते, इसलिए मुसलमानों को दुश्मन बताकर इस देश में धार्मिक अलगाव को पैदा करने में वे कामयाब हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को चांद पर पहुंचा दिया है, क्या लगता है तभी भी समस्या बरकरार है? ज़मीन की बदसूरती बनाकर, ज़मीन पर बदसूरती बिखेर कर चांद के गुणगान करने में क्या वजह है? कोई फ़ायदा नहीं है। चांद पर जाना एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। वहाँ आदमी नहीं बसते, वहाँ ममताएं नहीं बसती, वहाँ प्यार नहीं बसता, वो बसता है भारत के ज़मीन पर। यहाँ पे तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो और चांद पर जाने की अगर तारीफ़ कर रहे हो तो मैं नहीं समझता इसमें कोई समानता है। हमें चांद नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। हमें चंद्रयान से कोई नफ़रत नहीं, लेकिन हमें जीने के साधन चाहिए। चंद्रयान से भी ज़्यादा हमारा जीवन व्यापन हमें बहुत ज़रूरी लगता है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सलाहकार कहते हैं जिस संविधान को लेकर आप यहाँ पर बचाव की रैली निकाल रहे हैं उसी संविधान को बदल देना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, क्या बताएंगे? विवेक देबरॉय का बड़ा बयान आया है। यही तो संघर्ष है। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे उसके पहले 1936 में डॉक्टर मोटवानी नाम के आरएसएस के बहुत बड़े समाजवादी लीडर ने कहा कि हमें किसी नए संविधान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मनु का पहले से कायदा है। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और लागू हो गया तो 1951 में भी डॉक्टर गिरे करके हैं, जो अपने आप को शास्त्री भी कहते हैं, उनकी पंढरपुर में सभा हुई और उन्होंने बाबा साहब के हयात में संविधान लागू होने के बाद कहा कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये संविधान एक शूद्र ने बनाया है। शूद्र ने बनाया इसलिए स्वीकार नहीं करते, ये बात सही नहीं है। बात तो ये है कि वे बाबा साहब के संविधान को इसलिए स्वीकार नहीं करते कि धर्म के आधार पर जो श्रेष्ठताएं मिली हुई है, धर्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उन मुट्ठी भर लोगों के विशेषाधिकार भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान खारिज कर देता है और सभी को सभी क्षेत्र में समान संधि उपलब्ध कराता है। जो इस संधि का लाभ नहीं उठा सकते उन्हें आरक्षण प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट में रोज़गार का गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट में व्यक्ति की उस प्रभु संपन्नता का वादा करता है। ये संविधान उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए वे बाबा साहब के संविधान को तहस नहस करने की और जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और संविधान को जलाने का या ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि संसद और विधानसभा को काबिज करो और मनमाने कानून लाकर, मनमाने पैरेलल कानून लाओ। संविधान में कहाँ बुलडोज़र की परंपरा है? बुलडोज़र की परंपरा ला ली। खासतौर पर मस्जिदों के ऊपर में चलने वाले बुलडोज़र, क्या बताएंगे? मज़ारों के ऊपर में चलने वाले बुलडोज़र, क्या बड़ी वजह इसकी? बस दिखाना चाहते हैं हम हिंदू हितैषी है। इस देश में 45 करोड़ हिंदुओं के पास में रोज़गार नहीं है। इन 45 करोड़ हिंदू जब सवाल पूछता है कि मेरे रोज़गार का क्या है, तो ये बताते हैं कि देखो हमने 5 दरगाह गिरा दी, बस यही आपका रोज़गार है, ख़त्म। जब हमारे देश का आदिवासी और हिंदू बहुल जो बर्बाद हो चुके हैं, वो जब इनसे शिक्षा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि शिक्षा की बात मत करो, वो देखो हम मंदिर बना रहे। इनकी तो ये पॉलिसी है जिसे आज सारा मेरा समझदार हिंदू भाई, सारा मेरा आदिवासी भाई, दलित भाई और मुस्लिम भाई भी समझ रहा है। इसीलिए तो हम इकट्ठा है, वरना इकट्ठे आने की ज़रूरत क्या है हमें? अगर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान पूरी तरह लागू हो जाए तो हम सबको इकट्ठा आने की ज़रूरत नहीं है। देश के अंदर में जिस तरीके से पूरा माहौल है, सांप्रदायिक माहौल हम देख रहे हैं, ऐसे में बहुजन महापुरुषों ने समय समय पर बात की कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। क्या लगता है देश के अंदर में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा नहीं, लाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि ये 3%, लेकिन 3% की व्यवस्था 97% लोगों पे कैसी आ जाती है? क्योंकि इन लोगों ने हर समाज से अपने संस्कृति को पैदा कर रखा है। हर समाज से, मुस्लिमों में से वैसी संस्कृति वाले,
आदिवासी दलितों में से वैसी संस्कृति वाले, बहुजन समाज में से वैसी संस्कृति वाले। तो ऐसी लूटमार की संस्कृति वालों का एक बड़ा संगठन बन के सत्ता पे हावी है। अब इसके खिलाफ में बहुजन समाज को जागा होकर परिवर्तन करना पड़ेगा, और परिवर्तन के लिए फिर से बाबा साहब आम्बेडकर का ही संविधान आपके काम आएगा, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने मतदान का अधिकार देते हुए साफ कहा था कि यही वो अधिकार है जिससे तुम परिवर्तन कर सकते हो। और हमें उम्मीद है कि इस मतदान के अधिकार को इस्तेमाल करके 2024 में हम परिवर्तन करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है 2024 में परिवर्तन के नज़रिए से आप किसे देखते हैं? परिवर्तन के नज़रिए से हम ये देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने मतदान का अधिकार देते हुए एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण कहा था। इस कोटेशन के साथ मैं भी अपना वक्तव्य ख़त्म करूँगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मैंने तुम्हें मतदान का अधिकार देकर निर्णय की बहुत बड़ी क्षमता दे दी है। इस पर भी बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ताकतवर ढंग से कहा था कि किसे चुनकर देना ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण तुम्हें अधिकार ये दिया है कि किसे चुनकर ही नहीं देना है। 2024 में भारत की जनता ये निश्चित कर ले कि किसे चुनकर ही नहीं देना है, तो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्राध्यापक जी से हमने सीधे बातचीत करने की कोशिश की। आखिर इस पूरे के पूरे रैली का क्या उद्देश्य है, तमाम चीज़ों से हमने रूबरू करने के लिए सीधे तस्वीरें, सीधे चीज़ें आपसे साझा की है। पूरे मसले को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया, पूरे चर्चा को लेकर के आपकी सोच है, राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल जॉपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।